विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था अपर्दन के स्थल स्वरूप, स्थल स्वरूप का विकास, जिसमें अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाले स्थल स्वरूप है ना। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप निश्चिंत रहें, आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो 11th-12th भूगोल एनसीईआरटी का अध्ययन है, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। निकट भविष्य में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें ये 11th-12th का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है वो आपके इन फ्यूचर काम आएगा ही आएगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़े, मार्केट की अफवाहों पे ध्यान न दें। आप अपने अभी तो यही दिमाग में मान के चलें कि लैब असिस्टेंट की अच्छी विज्ञप्ति आएगी, है ना, अच्छे पद आएंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे पद आएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहें। एनसीईआरटी की बुक में आप साथ साथ में ये जो मैं करवा रहा हूँ वो उसमें बुक के अंदर अंडरलाइन करते हुए आप पढ़ते रहें। कोई नई चीज आती है तो उसको ऐड कर लें। बाकी आप निश्चिंत होकर लैब असिस्टेंट के लिए ये जो मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूँ या आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ या जिसकी व्याख्या कर रहे हैं अपन, जिसकी बात कर रहे हैं, वो आपके लिए निश्चिंत है, खूब है इतना, ठीक है। आप आराम से अच्छे से पढ़े। आप तो केवल जो यहाँ बताया जा रहा है उसको अंडरलाइन कर दें और बुक में उसको पढ़ते रहें, सब्जेक्ट आपके अच्छा तैयार हो जाएगा। ये मैं अच्छी आपको दावा कर सकता हूँ इस बात का, है ना। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा तो ना करें, पर दावा कर सकता हूँ कि ये जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, वो आपके लैब असिस्टेंट के लिए खूब है, ठीक है। दूसरी बात, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को शेयर किया करें, लाइक भी कर लिया करें। अब ये मैं बार बार बोल बोल के आपको कितने बार बोलूंगा, आप इसको आदतन डाल दें। यही आउटपुट है मेरा और आपकी तरफ से यही मेरे को जो भी आप समझो मेरे को यही मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं निस्वार्थ भाव से आराम से निःशुल्क क्लासें ये अपनी चलती रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे, और अब तक जितने भी वीडियो डाले मैंने उस पे आप सबका बहुत अधिक प्यार मिला है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। आगे भी उम्मीद रखता हूँ आप अच्छे से जुड़े रहेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे, ठीक है, और लोगों को भी जोड़ेंगे। तो आज अपन स्थल स्वरूप का जो विकास है उस क्लास का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। उसका पहला क्लास था, उसमें अपन ने पढ़ा था नदियों से निर्मित स्थल स्वरूप, जिसमें अपर्दन स्थल स्वरूप और निक्षेपित स्थल स्वरूप। दूसरा पढ़ा था पवनों से निर्मित स्थल स्वरूप, अपर्दन और निक्षेपण। आज अपन पढ़ेंगे हिमानी से निर्मित स्थल स्वरूप। पहले अपन देखेंगे हिमानी के बाद में भौम जल, जिन्हें कास्ट स्थलाकृतियां बोलते हैं, है ना। यूगोस्लाविया में कास्ट स्थल स्वरूप चूने, भौम जल क्या करते हैं, चूने की चट्टानों को गोला के विभिन्न प्रकार के अपर्दन और निक्षेपण से स्थल स्वरूप बनाता है, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे सागरीय तरंगे, है ना, सागरीय तरंगे, तरंगों से निर्मित स्थल स्वरूप, चाहे अपर्दन से हो चाहे निक्षेपण से हो, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है हिमानी से निर्मित स्थल स्वरूप। हिमानी से निर्मित स्थल स्वरूप। हिमानी क्या है? जैसे जल की धारा नदी के रूप में बहती है, वैसे कैसे हिम है वो हिमानी के रूप में बहता है, ठीक है। पर्वतीय ढालों से रेखिक प्रवाह के रूप में बहते हुए हिम संहति को हिमनद कहते हैं। हिम का संहति, हिम का समूह, हिम का जो प्रवाह है वो हिमानी कहलाता है, हिमनद कहलाता है, ठीक है। हिमानी क्या क्या क्रिया करती है? मुख्यतः अपघर्षण करती है, उत्पाटन करती है। उत्पाटन देखो, प्लगिंग, उत्पाटन का अर्थ है उखाड़ना। तीन चीजें बताई थी, नदी पड़ी थी, है ना, नदियां पड़ी थी, अपन ने नदियां पड़ी थी, उसमें अपन ने एक विशेष चीज देखी थी, नदी गोलन की क्रिया करती है। अपघर्षण अपर्दन ये तो करती करती, निक्षेपण गोलन की क्रिया करती है। उसके बाद पवने पड़ा था, पवने क्या करती है? अपवाहन की विशेष क्रिया करती है, अपवाहन। बाकी अपघर्षण अपर्दन निक्षेपण तो करता ही करता है। उसी तरह हिमानी क्या करती है? देखो, उत्पाटन करती है। ये विशेष क्रिया ध्यान रखना, मिलान में प्रश्न आ सकता है, किसका किसके साथ में संबंध है? उत्पाटन का संबंध किससे? हिमानी से। अपवाहन का संबंध किससे? पवनों से। पवने उड़ा के ले जाती है ना। पवने क्या करती है? अपवाहन करती है, उड़ा के ले जाती है। और नदियां क्या करती है? गोलन करती है, गोलन। ये गोलन है यहाँ पे ना, नदियां क्या करती है? गोलन करती है, ये गोलन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अब याद रखना, ये चीज है। नदियां क्या करेगी? गोलन। पवने अपवाहन करेगी और उत्पाटन क्या करेगी? उत्पाटन कौन करेगी? हिमानी, ठीक है। तो इसका आपने विशेष नोट लगा दिया होगा, मैंने पहले ही बताया था।
इस पे भी नोट लगा देना। ये उत्पाटन की क्रिया कौन करेगी? केवल हिमानी करेगी, ठीक है। बाकी अपर्दन करती है, निक्षेपण करती है। अपर्दन, निक्षेपण, उत्पाटन, इन सब पे पिछली क्लास में बातें हो चुकी है, आपने अच्छे से देख रखा होगा। नहीं देखा है तो लास्ट क्लास में जाके देख लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी क्लासें कंटिन्यू पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप। अब अपन यहां से शुरुआत करते हैं हिमानी के अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप, अपर्दन से, ठीक है। तो अपर्दन में सबसे पहले अपन देखेंगे सर्क, गहरे लंबे चौड़े घर जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है ना। मैंने बताया था ग्लोब ऊपर से उत्तलाकार होता है, ये स्वरूप उत्तलाकार है और ये अवतलाकार, उत्तल अवतल, ठीक है। तो लंबे गहरे चौड़े घर जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है, ये आराम कुर्सी के रूप में दिखाई देते हैं। कौन? सर्क। हिमानी देखो इस रूप में एक स्वरूप बनाती है, उसे सर्क बोला जाता है। इस रूप में, जैसे मान लो ये पर्वतीय चोटी है, हिम जहां से निकल रहा है, तो इस वे में एक स्वरूप बनेगा, इस वे में। आरामदायी कुर्सी, कुर्सी है ना, आरामदायी कुर्सी होती है, जो आरामदायी कुर्सी की तरह स्वरूप होता है। यहाँ ये श्रृंग होता है उसका, ये स्वरूप क्या कहलाता है? ये सर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आरामदायी कुर्सी की तरह होता है, वो सर्क कहलाता है, ठीक है। सर्क के बीच में यहाँ ये जो गैप आ रहा है विद्यार्थियों, इसको कॉल बोलते हैं, आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो पहला हिमानी के अपर्दन से स्वरूप कौन सा बना? सर्क, लंबे गहरे घर जिनकी, ये देखो उत्तलाकार हो गया, ये अवतल होता है, मैंने बताया, ये उत्तलाकार, ये उत्तलाकार स्वरूप, ठीक है। ढाल कैसा होता है? अवतल, है ना, अवतलाकार, उत्तल अवतल, अवतलाकार ढाल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है टॉन झील। सर्क के बेसिन में जल भर जाने से निर्मित झील को टॉन झील कहते हैं। देखिए यहाँ पे और सर्क बनाया मैंने, ये सर्क है। सर्क के बेसिन में यहाँ पे क्या होता है? हिमानी के पिघलने से जल एकत्रित होता है। सर्क के बेसिन में हिमानी के पिघलने से जल एकत्रित होता है और झील का निर्माण होता है। इस झील को क्या बोलेंगे? टॉन झील। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है हॉर्न या गिरिश्रंग। गिरिश्रंग क्या है? देखो बहुत सारे सर्क क्या करते हैं? पीछे हटते हैं। देखो सर्क के शीर्ष अपर्दन से हॉर्न निर्मित होते हैं। सर्क क्या करेंगे? लगातार पीछे हटेंगे। जैसे मान लो इस साइड का भी सर्क पीछे आ गया, इस साइड का भी सर्क पीछे आ गया, इस साइड का भी सर्क पीछे आ गया, तो बीच में एक क्या है? स्तंभ खड़ा रह जाता है एक, उस स्तंभ को क्या बोलेंगे? हॉर्न, गिरिश्रंग, ऊपरी भाग। जैसे मान लो यूं मान लो ये इधर भी सर्क का निर्माण हो रहा है, इधर भी सर्क का निर्माण हो रहा है, इधर भी सर्क का निर्माण हो रहा है, बीच में जो भाग ऊपर खड़ा रह रहा है गिरिश्रंग, उससे बोला जाएगा हॉर्न या गिरिश्रंग, ठीक है। ये देखो इधर से ये सर्क है, इधर से ये सर्क है, इधर से ये सर्क है, और बीच में ये भाग क्या रह गया? हॉर्न के रूप में या गिरिश्रंग के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये ऊपर उठा हुआ भाग है जिसके चारों ओर सर्क का निर्माण होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके हॉर्न या गिरिश्रंग। अब देखो नेक्स्ट स्थल स्वरूप है अरेट, अरेट या तीक्ष्ण कटक, अरेट या तीक्ष्ण कटक। ये क्या होता है? जैसे सर्क है यहाँ पे, ये सर्क है, तो जहां पर भी सर्क बनेगा उसके किनारों पे दीवारें होगी, तीक्ष्ण कटक बनेगा, किनारों पे तीक्ष्ण कटक, पतली किनार का निर्माण होगा, तीखी धार होगी, तेज धार वाले, है ना, तेज धार वाले कटकों का निर्माण होगा, उसे क्या बोला जाएगा? अरेट या तीक्ष्ण कटक। देखो लिखा हुआ है अपर्दन से सर्क के दोनों ओर की दीवारें तंग आरी या कंगी के समान कटक जैसी हो जाए तो उसे अरेट या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। तंग आरी, आरी देखी होगी आपने, कभी आरे पे गए क्या? जहां लकड़ी की कटिंग होती है, उसकी जो आरी चलती है जिसमें लकड़ी कट होती है वो, या फिर आप कंगी जिसे बाल बनाते हैं, उस कंगी के समान जो स्वरूप बनता है उसे क्या बोला जाता है? अरेट या तीक्ष्ण कटक। ये देखो इस तरह का कुछ कटा हो जाता है बीच में, ये भी यहाँ पर भी ये एक सर्क है, इधर भी एक सर्क है, सर्क के जो भी दीवारें हैं उस सर्क के दीवारों पे कटक का निर्माण होगा, ठीक है। सर्क धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे, बीच में गिरिश्रंग है, गिरिश्रंग के चारों ओर सर्क है, और दो सर्कों के बीच में जो दीवार होती है वो कटक नुमा होगी, तीक्ष्ण कटक के रूप में होगी, कंगी नुमा होगी, ठीक है। ये विशेष याद रखना, आप इंपोर्टेंट लगा देना, कंगी की तरह या आरी की तरह, अरेट या तीक्ष्ण कटक, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अरेट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए आप, अरेट की बात आता है यू आकार की घाटी। देखें हिमानी नदी निर्मित घाटियों को घिसकर खड़े किनारे तथा चौड़े सपाट तल वाली गोआकार की घाटी का निर्माण कर देती है।
उसे क्या बोला जाएगा, यू आकार की घाटियां। देखो इधर से ईमानी आ रही है, यू नीचे गिर रही है, ये इधर से भी ईमानी आ रही है, यू नीचे गिर रही है, तो ये जो घाटी बनी है वो कैसी घाटी बन गई, एक तरह से यू आकार की, इस तरह से स्वरूप बनेगा तो ये यू आकार की घाटी हो जाएगी। ये इस तरह का स्वरूप, इधर से भी ईमानी आ रही, इधर से भी आ रही, ये घाटी कैसी बनी, यू आकार की। ढाल कैसे हैं इसके, किनारे घिसकर खड़े ढाल वाले, खड़े ढाल वाले हो गए, और थोड़ी चौड़ाई में भी है, सपाट तल है, तल कैसा है, सपाट है और चौड़ी है, चौड़े सपाट तल है और तेज खड़े ढाल है और यू की आकृति में, इसलिए इसे क्या बोल दिया, यू आकार की घाटी। ठीक है, इसी के अंतर्गत अब इस मुख्य ईमानी का तो ये मार्ग है, अब इसमें जो इधर से जो घाटियां बनेगी, ये इधर से भी कुछ ईमानी, इसमें इसकी सहायक ईमानी कह सकते हो, मुख्य ईमानी की सहायक ईमानी। तो मुख्य ईमानी की सहायक ईमानी यहां क्या करेगी, घाटी का निर्माण करेगी। तो दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होगा कि ये घाटी इस पे लटक रही है ना। ये भी इधर देखो, मान लो ये मुख्य ईमानी है, तो मुख्य ईमानी में इधर से भी ईमानी आएगी, है ना, तो इधर से ईमानी आएगी, तो यहाँ जो घाटी का निर्माण होगा वो दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि ये घाटी इस मुख्य घाटी के ऊपर लटक रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, लटकती घाटी। इसे क्या बोला जाएगा, लटकती घाटी। तो मुख्य घाटी या यू आकार की घाटी या मुख्य ईमानी में सहायक ईमानियां जब गिरती है तो वो घाटी का निर्माण करती है। सहायक ईमानियों से निर्मित घाटियां क्या कहलाती है, लटकती घाटी। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो ये देखिए लटकती घाटी, यू आकार की घाटी में उसकी सहायक ईमानी की घाटी जो कम गहरी हो वो लटकती हुई प्रतीत होती है दूर से देखने पर, है ना। मुख्य ईमानी की घाटी में उसकी सहायक ईमानी की घाटी जो कम गहरी होती है, ये गहराई में क्या होती है, कम होती है, दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या हो रही है, लटक रही है। ठीक है, तो ये हो गया, लटकती हुई प्रतीत होती है, लटकती घाटी। नेक्स्ट है नुनाटक। नुनाटक क्या है, केवल हिम का टीला है ना। हिमानी अपर्दन से हिम का टीला शेष रह जाता है, उसे क्या बोलेंगे, हिम क्षेत्रों में उभरे हुए टीले क्या कहलाएंगे, नुनाटक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रॉल। ये दो सड़कों के आपस में मिलने से आर पार मार्ग बनता है। देखे यहाँ सड़क है, इधर भी सड़क है, देखो मान लो इधर भी मान लो कोई सड़क है, इधर से भी मान लो यूं, या ये आप समझ सकते हो, ये सड़क का निर्माण हुआ, इधर से भी कोई सड़क का निर्माण हुआ, और बीच में यहाँ एक खाली जगह आ गई, है ना, दोनों सड़कों के बीच में यहाँ आर पार भाग हो गया, तो उसे क्या बोला जाएगा, क्रॉल या कॉल। ये यहाँ पे मैंने बताया था, ये यहाँ पे ये एक ऊपर जगह हो गई, बीच में गैप आ गया, इस गैप को क्या बोला जाएगा, क्रॉल या कॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है श्रृंग व पुच्छ या क्रैग टेल। हिमानी के मार्ग में कभी कभार क्या होता है, ज्वालामुखी प्लग आ जाता है या कोई कठोर चट्टान आ जाती है, उससे बाधा के फलस्वरूप ऐसी संरचना बनती है जिसे एक पूंछ की तरह होता है, आगे का भाग, पिछला भाग पूंछ की तरह, और ये कह सकते हो जहां से हिमानी आ रही वो श्रृंग की तरह, शिखर की तरह निर्मित हो जाती है, इसे श्रृंग पुच्छ बोला जाता है। वापस सुनना, श्रृंग पुच्छ या क्रैग टेल क्या है। क्रैग टेल यही शब्द पूछा गया एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, क्रैग टेल क्या है। हिमानी के मार्ग में अवरोध, अवरोध किसका होता है, अब ये अवरोध या तो मार्ग में कोई कठोर चट्टान आ जाती है हिमानी के मार्ग में, या फिर ज्वालामुखी वो नलिका आ जाती है, तो जिससे क्या होगा, हिमानी उससे जाकर टकराएगी, तो टकराएगी ये इस रूप में, हिमानी इधर से जा रही है ना, तो ये हिमानी जा रही है, तो टकराने से श्रृंग पुच्छ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इधर से हिमानी आ रही है, यहां जहां टकरा रही वहां पे इस तरह का कटा फटा बनेगा स्वरूप, और आगे ये लंबवत रूप में एक मंद ढाल का स्वरूप बन जाएगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, क्रैग टेल। ठीक है, नेक्स्ट है मेष शिला। यह हिमानी अपर्दित भेड़ की पीठ के समान शिला होती है। टी सासर महोदय ने, टी सासर महोदय ने इसे रॉस मूटा ने कहा है। जैसे भेड़ बैठी, ऊन वाली भेड़ बैठी, भेड़ दिखाई देती है ना दूर से, इस तरह से स्वरूप बनता है, कुछ इस तरह का, है ना, इस तरह का स्वरूप बनता है, दूर से देखने पे लगे एक भेड़ बैठी हो, है ना, उस तरह, उसे क्या बोला जाएगा, मेष शिला, मेष शिला, भेड़ की तरह शिला। डी सासर महोदय ने इसे रॉस मूटा ने कहा है, इसको भी अंडरलाइन करना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है ना। डी सासर महोदय ने, रॉस मूटा ने किसे कहा है, मेष शिला को। ठीक है, जो हिमानी के अपरदन से बनती है। ठीक है, तो ये श्रृंग पुच्छ और मेष शिला। नेक्स्ट है, ये कुछ स्थल स्वरूप है, देखे मैंने आपके कुछ स्थल स्वरूप है आपको
यहाँ बता देता हूँ, थोड़े अच्छे से देखेंगे। ये देखे, ये है यू आकार की घाटी, ये क्या है, यू आकार की घाटी। और इस घाटी में जो दोनों ओर से हिमानी आ रही है, उसमें ये इधर से हिमानी आ रही है और ये हिमानी इधर से आ रही है। तो इसमें जो ये सहायक हिमानियां है, ये दोनों साइड की, इधर की भी और इधर की भी, तो सहायक हिमानियां दूर से देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ऊपर, इस घाटी के ऊपर घाटी लटक रही है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, लटकती घाटी। ठीक है, यू आकार की मुख्य घाटी और मुख्य घाटी में लटकती घाटी। ठीक है, दोनों क्लियर। फिर यू आकार की घाटी और लटकती घाटी, ये हो गया। फिर हिमनद प्रवाह की दिशा, ये देखें, ये आ गया आपके शृंगपुच्छ। ये किसकी आकृति है, शृंगपुच्छ की, शृंगपुच्छ, ये शृंगपुच्छ, ये कठोर चट्टान आने से इस तरह का स्वरूप बनता है, हिमानी के मार्ग में कठोर अवरोध आने से। ठीक है, शृंग और ये पुच्छ का निर्माण होता है। यहां देखें, ये गिरी शृंग है, ये क्या है, गिरी शृंग है। गिरी शृंग में इधर से देखो, एक सर्क ये है, एक सर्क ये है, एक सर्क ये है और एक सर्क ये है। सर्क की दीवारें क्या कहलाएगी, ये देखो, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना। सर्क की दीवारें क्या कहलाएगी, अरेट या तीक्ष्ण कटक। सर्क की दीवारें क्या कहलाएगी, अरेट या तीक्ष्ण कटक, जो कंगी नुमा होती है या आरी की तरह होती है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। कंगी नुमा या आरी की तरह होती है, उसे क्या बोलेंगे, अरेट या तीक्ष्ण कटक। ये सर्क की तेज धार वाली दीवारें होती है। ठीक है, ये सर्क है, ये सर्क के बेसिन में जल भर गया तो एक झील बन गई, उस झील को क्या बोल दिया, टॉन झील। क्लियर है, इस झील को क्या बोल दिया, टॉन झील। उम्मीद है ये स्वरूप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है फ्योर्ड और द्वितीय सोपान। फ्योर्ड क्या है, हिमानी निर्मित घाटियों का जलमग्न हो जाना। देखें, अलास्का है, उत्तरी गोलार्ध में अलास्का है, ग्रीनलैंड है, दक्षिणी भाग इसका, वहां क्या है, हिमानी तट है वो कटे फटे हैं। हिमानी तट क्या है, इस तरह से कटे फटे हैं या हिम घाटियां हैं, वो क्या हो जाती, जलमग्न हो जाती है। वो क्या हो जाती है, जलमग्न। तो जलमग्न हो जाने पर उसे क्या बोला जाएगा, फियोर्ड। हिमानी घाटियों का जलमग्न होना क्या कहलाएगा, फियोर्ड। हिमानी घाटियों का जलमग्न होना क्या कहलाएगा, फियोर्ड। ठीक है, ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट है द्वितीय सोपान। द्वितीय दानवों के द्वारा बनाए गए सोपान, द्वितीय सोपान। देखो, हिमानी अपर्दन से एक व्यवस्थित क्रम में सोपानों का निर्माण होता है। हिमानी के अपर्दन से इस तरह से ये एक व्यवस्थित क्रम में सोपान का निर्माण हुआ, उसे क्या बोल दिया, द्वितीय सोपान या दैत्यों के द्वारा बनाए गए सोपान या दैत्यों के सोपान, द्वितीय सोपान हो गए। ठीक है, अब ये द्वितीय सोपान हो गए। इन द्वितीय सोपानों में क्या होता है, यहाँ पे जल हिम के पिघलने से जल एकत्रित होता है, या हिम के पिघलने से क्या होता है, जल एकत्रित होता है, तो झील का निर्माण होता है। इन झीलों को क्या कहा जाता है, पेटरनास्टर झील। क्या बोला जाता है, पेटरनास्टर झील, है ना। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला हो, कैसी हो, मोतियों की माला हो। तो द्वितीय सोपान में जब गर्तों में, द्वितीय सोपान के बेसिनों में जब झीलों का निर्माण होता है, तब उसे क्या बोलेंगे, पेटरनास्टर झील। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, द्वितीय सोपान हो गया और पेटरनास्टर झील हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये स्वरूप, हिमानी निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप। हिमानी के निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप। ठीक है, तो पहला है हिमोड। हिमोड नहीं है, हिमोड है ना, हिमोड। हिमानी के साथ में जो भी लोड चलता है, जिसे मैं साधारण भाषा में कई बार क्लास में बताता हूँ, लोड, हिमानी के साथ में जो भी मलबा चलता है, वो मलबा कहीं की जाके निक्षेपित होता है। अब स्वरूप कौन से पढ़ रहे हैं, निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप। पहले तो पढ़े थे अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप, अब है निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप। तो हिमानी के साथ में जो आपका कह सकते हो मलबा बहता है, वो कहीं जाके जमा होता है, और उसके जमा होने से जिस स्थल स्वरूप का निर्माण होता है वो हिमोड कहलाता है। यह हिमनद टिल या गोलास्मी मृत्तिका के जमाव से एक लंबी कटक का निर्माण होता है। कंकड़ पत्थर व गोलास्म के जमाव को हिमोड कहते हैं। हिमोड में क्या होता है, कंकड़ पत्थर गोलास्म, है ना, इसे टिल या गोलास्म मृत्तिका भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसके कंकड़ पत्थर व गोलास्म मृत्तिका के जमाव को क्या बोला जाएगा, हिमोड। आपको इतना ही याद रखना है। हिमोड, वैसे तो हिमोड के प्रकार है, पार्श्व हिमोड है, तलस्थ हिमोड है, अंतस्थ हिमोड है ना।
पर आपको केवल हिमोड की परिभाषा याद रखनी। अब किनारों पे हो जाए हिमोड का जमाव तो पार्श्व हिमोड, तली में हिमानी के तली में हो जाए तो तलस्थ हिमोड, और जहां जहां हिम है वो पिघलना शुरू हो जाए वहां हो जाए तो अंतस्थ हिमोड। ये हिमोड के वापस प्रकार है। आपको केवल यही याद रखना हिमोड क्या है, टिल या गुलास्म मृत्तिका के जमाव से निर्मित लंबी कटक होती है, या फिर कंकड़ पत्थर या गुलास्म के जमाव को हिमोड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रमलिन। आपने मार्केट में अंडों की टोकरी देखी होगी। अंडों की टोकरी के ऊपर कवर कैसा होता है, उस स्वरूप में कंकड़ पत्थरों का जमा होता है। अंडों की टोकरी का जो कवर होता है, ढक्कन होता है, उस स्वरूप में। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है। हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल स्वरूप ये बजरी व रेत के जमाव के ढेर होते हैं। अंडों की टोकरी जैसी इसकी आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, अंडों की टोकरी जैसी, इस तरह की। ठीक है, ये इस तरह की कुछ आकृति होती है, ये इस तरह। ये आकृति क्या कहलाती है, ये आकृति कहलाती है ड्रमलिन। ये आकृति क्या कहलाती है, ड्रमलिन। ठीक है, आप आराम से दिख रही होगी, है ना, ये ले। ओके, नेक्स्ट है एस्कर। हिमानी जलोढ़ के जमाव से निर्मित लंबे संकड़े लहरदार कटक। लंबे संकड़े और लहरदार कटक क्या कहलाएंगे, एस्कर। देखो इस तरह का जमाव होता है, इस तरह का, ये इस तरह का कंकड़ पत्थरों का जमाव, इस तरह का, ये है ना। पूरी या कोर भी कहते हैं इसे यूरोपियन कंट्री में। और यूरोपियन कंट्री में कुछ देशों में इनके ऊपर मार्ग बना लेते हैं, है ना। इनके ऊपर परिवहन मार्ग के रूप में इनका काम में लेते हैं, परिवहन मार्ग में। किसको, एस्कर को। एस्कर कैसे निर्मित होता है, हिमानी से निर्मित होता है। हिमानी क्या करती है, लंबे संकड़े लहरदार कटकों का निर्माण करती है। कंकड़ पत्थरों के जमाव से लंबे संकड़े कटक बनाती है, लहरदार। इन लहरदार कटकों को क्या कहते हैं, एस्कर। ओके, बात समझ में आई होगी। एस्कर परिवहन मार्ग में भी उपयोग में लेते हैं यूरोपियन कंट्री, कुछ कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है केम। केटिल और हमक ये एक जैसे ही है। केम क्या है, हिमानी से निर्मित टीले, निक्षेप से निर्मित टीलों को क्या बोलेंगे, केम। नेक्स्ट केटिल और हमक। देखो हिमखंडों से निर्मित गर्तों को केटिल कहते हैं। कहीं पर भी हिम का बड़ा टुकड़ा गिरा है तो उससे जो गर्त बना, उस गर्त को तो क्या बोलेंगे, केटिल। और उस गर्त में जो ही हिमखंड गिरा है, गर्त बना, वो केटिल हो गया। और धीरे धीरे वो जल पिघलेगा तो वही टुकड़ा उस गर्त के अंदर ही तैरता हुआ दिखाई देगा। तो उस तैरते हुए टुकड़े को क्या बोलेंगे, हमक। तैरते हुए टुकड़े को क्या बोलेंगे, हमक। इन गर्तों में दिखाई देने वाले टीले हमक कहलाते हैं। अब देखो ये एक मैंने गर्त बनाया है, यहाँ हिमखंड का टुकड़ा बहुत बड़ा गिरा था, उससे ये गर्त का निर्माण हुआ, तो इस गर्त को तो बोल दिया केटिल। और जो ही ये टुकड़ा गिरा, धीरे धीरे टुकड़ा पिघल के तैरने लगा, तो इस तैरते हुए टुकड़े को क्या बोल दिया, हमक। ठीक है, तो केम, केटिल, हमक ये तीनों लगभग एक जैसी है। केम क्या है, हिमानी निर्मित निक्षेपण से निर्मित टीला है। केटिल क्या है, गर्त का निर्माण होता है, उस गर्त को केटिल बोलेंगे। अब उस केटिल के अंदर, गर्त के अंदर जो टीला दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमक है। ठीक है, तो ये बात यहां तक आपके समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर ले, क्योंकि आगामी नया वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा उससे। ठीक है, लास्ट है हिमानी धोत मैदान, आउट वॉश फील्ड। ये निक्षेपण निर्मित समतल मैदान होता है। हिमानी क्या करती है, जैसे नदियां हैं वो भी अपर्दन से निक्षेपण से निर्मित मैदान बनाती है, पवने भी अपर्दन और निक्षेपण से पवने लोहेश का मैदान बनाती है ना। नदियां जलोढ़ निर्मित मैदान बनाती है, बाढ़गत मैदान अपन ने पढ़ा, खादर, बांगर, है ना। उसी तरह हिमानी भी हिमोड से निर्मित मैदान बनाती है, निक्षेपण से निर्मित, उसे क्या बोला जाएगा, हिमानी धोत मैदान। ठीक है, तो यहां तक ये आपकी बात हिमानी के अपर्दन और निक्षेपण के स्थल स्वरूपों पे पूरी होती है। अब देखो इस टॉपिक में स्थल स्वरूप में इंपोर्टेंट तो यही है, नदियां, पवने और हिमानी। दो और रहते हैं, भौमजल और सागरीय तरंगे। उनके केवल अपर्दन और निक्षेपण निर्मित स्थल स्वरूप ही याद रखना है। अपर्दन स्थल स्वरूप और निक्षेपण स्थल स्वरूप, वो केवल नाम याद रख लोगे तो भी मामला बैठ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट चित्रों से बहुत कम प्रश्न आएंगे उन दोनों में। ये तीन इंपोर्टेंट है, यहां तक फिर बताता हूं, नदियां, पवने और हिमानी। इन तीनों को जो जितना यहां पे बताया है आपकी किताब में दे रखा है, उसको अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न 99% है यहीं से आएगा,
कभी कभार एकादा प्रश्न एकादा % उधर चला गया मामला, तो फिर प्रश्न यहां से दो चीजों से आएगा। अब यहां पे मान लीजिए कास्ट इसला करते हैं, कास्ट इसला करते हैं ना, चूना पत्थर क्षेत्रों में, युगोस्लाविया के चूने पत्थर वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं, कास्ट इसला करते हैं, भूमजल स्थल स्वरूप। इसे क्या बोल सकते हैं, भूमजल, भूमजल स्थल स्वरूप, ग्राउंड वाटर। भूमि के अंदर कास्ट इसला करते हैं, चूने पत्थर की जो चट्टानें हैं उसमें जल घुस जाता है, तो जल वहां अपर्दन और निक्षेपण से कुछ स्वरूप बनाता है। उन स्वरूपों के केवल नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप, पहला है लेपिस, ध्यान से देख लेना, इन नामों को ही केवल आप अच्छे से याद कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि अच्छे से दिखे। पहला है कास्ट इसला करते हैं या भूमजल निर्मित स्थल स्वरूप, तो अपर्दन से बनने वाले स्थल स्वरूप, सबसे पहला लेपिस, दूसरा गोलरंध्र, तीसरा विलियन रंध्र, चौथा डोलाइन, नेक्स्ट युवाला, नेक्स्ट राजकुंड। देखें ये सारे कुंड है, ये सारे कास्ट स्थल स्वरूप में बनने वाले गर्त है। सबसे छोटा गर्त गोलरंध्र, सबसे छोटा छिद्र, ये छिद्र गोलरंध्र, छिद्र बड़ा हुआ या 2-3 गोलरंध्र आपस में मिलके विलियन रंध्र बन गए, विलियन रंध्र 2-4 विलियन रंध्र बन के आपस में क्या कहलाए, डोलाइन, डोलाइन आपस में मिलके क्या कहलाए, युवाला, युवाला आपस में मिलके क्या कहलाए, पोलजय, राजकुंड। इसमें सबसे बड़ा कुंड कौन सा होता है, राजकुंड होता है, ठीक है, ये क्रम से ही है। फिर कास्ट खिड़की, अब कास्ट चूने पत्थरों में खिड़की बन जाती, बहुत बड़ा कुंड बन जाता है। फिर कंदरा, फिर अंधी घाटी, ऊपर से देखने पे तली नहीं दिखती, अंधी घाटी, और फिर प्राकृतिक पुल। ये स्थल स्वरूप है वो भूमजल के अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप है, और आपको केवल नाम ध्यान रखना है, भूमजल या कास्ट स्थल स्वरूप में कौन से इस अपर्दन निर्मित स्थल स्वरूप है, ठीक है। अब आ जाता है निक्षेपण निर्मित स्थल स्वरूप, निक्षेपण निर्मित स्थल स्वरूप। निक्षेपण में सबसे पहला है कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ, अच्युताश्म या स्टेलेक्टाइट, दूसरा निक्षुताश्म या स्टेलेग्माइट, तीसरा हेलेक्टाइट, चौथा हेलेग्माइट, पांचवा फ्लोस्टोन, छठा ग्लोबुलाइट, सातवां ट्रेवटाइन, ठीक है। 7-8 आ गया। 8 हो गए, 9वां है टूफा या काल्फ, और 10वां है कर्टेन। 10 स्थल स्वरूप है आपके निक्षेपण में, 10 ही स्थल स्वरूप है आपके अपर्दन में, ठीक है। कुछ हो सके ये 8 और 10 हो सके, कुछ स्थल स्वरूप मैंने ऐड किए हैं, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के हो सके कुछ स्थल स्वरूप आपके बुक में न लिखे हो तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। आपको ऐसे ही सारणी बना के पेज के ऊपर इनको लिख देना है और अच्छे से इनको याद करना है, कौन से स्थल स्वरूप अपर्दन में है, कौन से स्थल स्वरूप निक्षेपण में, ठीक है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट इसी तरह अपन लेते हैं लास्ट, सागरीय तरंगों से निर्मित स्थल स्वरूप, सागरीय तरंगों से निर्मित स्थल स्वरूप, ठीक है। इसमें भी वापस बताता हूं, केवल और केवल अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप और निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप ही आपको याद रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखते हैं अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप, अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप, अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप, सागरीय तरंगें। तरंगें क्या करती है, तटों पे बहुत सारा उत्पात मचाती रहती है, तटों के ऊपर बहुत सारा अपर्दन करती है, बहुत सारा निक्षेपण भी करती है। अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप पहले देखते हैं, सबसे पहला है क्लिक या भृगु, दूसरा है तटीय कंदरा, तीसरा है मेहराब। मेहराब देखो आप, राजा महाराजाओं के दुर्ग, फोर्ट, गढ़, महल आपने पढ़े हैं, उन गढ़ों पे, दुर्गों पे, महलों पे मेहराब का निर्माण होता है, ढंग से देखना, यूं मेहराब बनता है, मेहराब है ना, मेन गेट के ऊपर मेहराब होता है, वही मेहराब ऐसा स्थल स्वरूप बनाती है अपर्दन से तरंग, सागरीय लहरें। फिर स्टैक, फिर लघु निवेशिका, और फिर तरंग घर्षित वेदी, ठीक है। तो ये जो 6 स्थल स्वरूप है ये सागरीय तरंगें अपर्दन से बनाती है। ठीक इसी तरह सागरीय तरंगें निक्षेपण से भी कुछ स्थल स्वरूप बनाती है, कौन कौन से हैं उनको अपन देखते हैं। ये देखें निक्षेपण निर्मित स्थल स्वरूप, तो सबसे पहला कौन सा हो गया, निक्षेपण में भी पुलिन, ठीक है, दूसरा रोधिका, तीसरा स्पिट या भूजीवा, स्पिट या भूजीवा, चौथा है हुक,
पांचवा है लूप, छठा है टोम्बोलो, सातवां है संयोजन रोधिका। सातवां क्या है? संयोजन रोधिका। तो इस तरह से 7 स्वरूप है सागरीय तरंगे निक्षेपण से बनाते हैं स्थल रूप। सागरीय तरंगे निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप, और ये है सागरीय अपरदन से निर्मित स्थल स्वरूप, सागरीय तरंगों से अपर्दित स्थल स्वरूप। ठीक है, तो वापस बताता हूं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा हिमानी निर्मित स्थल स्वरूप। क्या पढ़ा? हिमानी निर्मित स्थल स्वरूप। इससे पहले पवन निर्मित स्थल स्वरूप पढ़ चुके हैं और नदी निर्मित स्थल स्वरूप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नदी निर्मित, पवन निर्मित और हिमानी निर्मित, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से ही लगभग प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को ही अच्छे से तैयार करना। बाकी 2 भौमजल या काष्ठ स्थल स्वरूप और आपका सागरीय तरंग है, उनके केवल नाम देखना। ठीक है, तो इसमें ये उत्पाटन हिमानी करती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर हिमानी अपरदन से निर्मित स्थल स्वरूप सर्क, टॉन, हॉर्न, अरेट, है ना। सर्क, टॉन, हॉर्न, अरेट, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, नुनाटक, क्रॉल, उसके बाद श्रृंगपुच्छ, क्रैकटेल, मेष शिला, है ना। डी सासर महोदय ने इसको रॉसमुटर ने कहा। उसके बाद में ये स्वरूप देखे अपन ने। उसके बाद फ्योर्ड या दैत्य सोपान, दैत्य सोपान में पेटरनास्टल झील का निर्माण होता है। ठीक है, फिर अपन ने देखे हिमानी निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप, उसमें हिमोड बनता है। हिमोड के प्रकार है अंतस्थ हिमोड, पार्श्व हिमोड, है ना, तलस्थ हिमोड। तो आपको हिमोड देखना है। हिम के साथ जो मलबा चलता है या कंकड़ पत्थर गुलाश्म के जमाव से निर्मित स्थल स्वरूप को हिमोड कहते हैं। अब ड्रमलिन है, उल्टे ड्रमलिन अंडे की टोकरी का जो ढक्कन कवर होता है उसकी तरह की संरचना होती है ना। हिमोड, ड्रमलिन, एस्कर, केम, केटिल, हमक और हिमानी दोत मैदान। ठीक है, एस्कर बनता है। एस्कर यूरोपियन कंट्री परिवहन मार्गों में भी उपयोग लेते हैं। ठीक है, फिर केम टीले होते हैं, केटिल होता है गर्त के अंदर जो टीले दिखते हैं उसे हमक कहते हैं, और हिमानी दोत मैदान, लास्ट में हिमानी के निक्षेपण से जो मैदान बनता है सप्त, उसे हिमानी दोत मैदान कहते हैं। फिर पढ़ा आपने काष्ठ शिलाकृतियां। काष्ठ शिलाकृतियां भौमजल, ग्राउंड वाटर से निर्मित स्थल स्वरूप, अपरदन से और निक्षेपण से। ये केवल आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से दिख रहे होंगे आप, इसको नाम नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है सागरीय तरंगों से निर्मित स्थल स्वरूप। इसमें भी सागरीय निर्मित शिलाकृतियां और निक्षेपण निर्मित शिलाकृतियां, अपरदन निर्मित और निक्षेपण निर्मित। इसमें 6 स्थल स्वरूप है और इसमें 7 स्थल स्वरूप है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये टॉपिक था आपका सागरीय स्थल स्वरूप एवं उनका विकास। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इसको तैयार किया होगा मेरी सहायता लेके, और किताब में जितना दे रखा है उसको अच्छे से पढ़े, उसके साथ में ये चीजें ऐड कर लें। ठीक है, तो लास्ट में फिर आपको बताऊंगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये मेहनत करता हूं निःशुल्क फ्री में आपके लिए। आपका इतना फर्ज बनता है कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होगा तो आप तक तुरंत नया वीडियो है वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्लास को लाइक जरूर करें, और कैसा भी प्रश्न हो टॉपिक संबंधी, और कोई नहीं, टॉपिक संबंधी कैसा भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। जब भी मेरे पास टाइम मिलेगी या मेरे पास जीव मिलेगा तो मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। निश्चिंत रहे, पढ़े अच्छे से, है ना, कूल माइंड से। भर्ती आएगी, है ना। हो सके पद घटत बढ़त हो सकती है, पर विज्ञप्ति तो आड़ी आड़ी। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धमाकेदार MCQ वीडियो लेके आऊंगा, क्लास लेके आऊंगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। जितने भी पढ़े हैं लास्ट में, है ना, सेल, चट्टान, सेल व उस टॉपिक के बाद में जो भी पढ़े हैं उन सारे स्थल स्वरूपों के बहुत शानदार क्लास लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्लास अपनी वही रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।